So next we will discuss about some basic points or some important points about uriniferous tubules. Okay, nephrons are also known as uriniferous tubules. Okay, तो उनके बारे में कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहले इनका नंबर कितना होता है, बोथ किडनीज, दोनों किडनीज में कुल मिलाकर टोटल इनका नंबर जो है वो है 2 मिलियन. 2 मिलियन मतलब हो सकता है एक किडनी में भी 1 मिलियन और दूसरी किडनी में 1 मिलियन. ओके, देन टोटल सम अप इक्वल टू 2 मिलियन. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेंथ. हर एक नेफ्रॉन का लेंथ कितना होता है. अगर एक सिंगल नेफ्रॉन का लेंथ की बात करेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एक सिंगल टिब्यूल, एक सिंगल नेफ्रॉन. लेकिन अगर जितने ये 2 मिलियन नेफ्रॉन्स की लेंथ को मापा जाएगा, है ना, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स को अगर हम देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक है ये, ऐसे थोड़ा ना दिखेंगे आपको कि यहाँ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स चिपके पड़े हैं. नहीं, माइक्रोस्कोप से आपको अच्छे से विजुअलाइज होंगे. ओके, सो अगर बोलते हैं अगर इन 2 मिलियन नेफ्रॉन्स को हम बिछा दें ना, स्प्रेड कर दें, तो इनकी लेंथ कितनी बन जाएगी, नियर अबाउट 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लेंथ है, और इतनी ज़्यादा लेंथ होने का मतलब है कि सरफेस एरिया भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, सभी टिब्यूल्स का मिलाकर. ओके, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्लड फ्लो. कितना ब्लड फ्लो होता है किडनी में. ठीक है, एक किडनी में या दोनों किडनीज में आप बोल सकते हो कितना ब्लड फ्लो होता है. सो इट इज 1 लीटर पर मिनट. ठीक है, कितना, 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड फ्लो करता है किडनीज के थ्रू. नेक्स्ट इज जीएफआर. जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट. हम पढ़ेंगे जैसे जो ग्लोमेरुलस हमने पढ़ा ना बोमन्स कैप्सूल में. ठीक है, उससे क्या होता है, यूरिन पास करता है. तो वो जो यूरिन पास कर रहा है ना आगे वाले पार्ट्स में, जो पीसीटी में जा रहा है, वो फिल्टर होके पास करता है. बोमन्स कैप्सूल में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उनसे पोर से फिल्टर होके यूरिन पास करता है. तो उस रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट. ठीक है, एंड दैट इज 160 लीटर पर डे. एक दिन में 160 लीटर पर डे होता है ये. नेक्स्ट इज यूरिन प्रोड्यूस्ड. ओके, जैसे ये जो जीएफआर इट में रेंजेस फ्रॉम 160 टू 180 लीटर पर डे. ओके, जरूरी नहीं है, सम बुक्स में 160, सम में 180 है. ओके, सो 160 टू 180 यू कैन से, और यू कैन सिंपली से 160 लीटर पर डे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यूरिन प्रोड्यूस्ड, आखिर एक दिन में यूरिन बनता कितना है. सो इट इज 1.2 लीटर पर डे, और यू कैन से 1.2 टू 1.5 लीटर. ठीक है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन व्यक्ति में बन सकता है एक दिन में. नेक्स्ट इज थोड़ा सा ब्लड सप्लाई. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इट इन अ वेल मैनर. ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी. सो देखिए, ब्लड सप्लाई का थोड़ा सा ये बेसिक है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में. सबसे पहले क्या होता है, जो आपका बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट होता है ना, वहां पर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. 4 इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं. सबसे पहले तो रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी जैसे बोमन्स कैप्सूल में एंटर करेगी या करने की कोशिश करती है तो उसे क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टीरियोल. एफेरेंट मीन जो अंदर गया, दैट इज एफेरेंट आर्टीरियोल. देन अल्टीमेटली एफेरेंट आर्टीरियोल क्या होगा, बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाएगी इसकी, है ना, बहुत सारी ब्रांचेज होंगी. तो दैट फॉर्म्स अ मास एंड टफ कैपिलरीज दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस जैसे ही बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकलेगा, दैट इज नोन एज इफेरेंट आर्टीरियोल. और इफेरेंट आर्टीरियोल के नेक्स्ट जितना भी कैपिलरी नेटवर्क आपको नजर आएगा रीनल वेन के बनने से पहले तक, दैट इज वासा रेक्टा. और यू कैन से दिस इज द सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क. जो बाद में बना दैट इज सेकेंडरी. और प्राइमरी क्या था, ये सारा बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट है ये, है ना, इतना सा, और ये सारा बाद वाला पार्ट है. एंड अल्टीमेटली वासा रेक्टा जो होता है दैट ओपन्स इनटू रीनल वेन. ठीक है, रीनल वेन में ओपन करता है. सो इसके लिए बेसिकली थंब रूल जो आपने याद रखना है. ओके, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ वेल मैनर, कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरी से शुरू होता है ब्लड सप्लाई का काम. ठीक है, देन आर्टरीज से क्या होता है, कैपिलरीज बनती हैं. कैपिलरीज कैसे बनती हैं, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स वगैरह जो बन रहे हैं उनसे कैपिलरीज बनी. नेटवर्क ऑफ आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स इज कैपिलरीज. ठीक है, देन अल्टीमेटली उस नेटवर्क से क्या बन जाएगा, फाइनली वेन में ओपन करेंगे. आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स. यू कैन से ACV रूल करके आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इस चीज को. ठीक है, आर्टरी थी, कैपिलरी बनी, एंड देन अल्टीमेटली वेन में ओपन कर गई. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेफ्रॉन्स का बेसिक.
ओके, विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ किडनीज। ठीक है, देखिए किडनीज का फंक्शन क्या है। वी ऑल नो कि किडनी का डायरेक्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन कराना, दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। लेकिन एक्सक्रीशन कोई डायरेक्ट तो हो नहीं जाती है, देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, सो उन प्रोसेसेस को हम थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे, सबसे पहले क्या होगा, देन जाके एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन इज नॉट ईजी कि आपने खाया वो वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट प्रोसेस। बेसिकली देखिए जो फंक्शन होता है किडनी का वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सक्रीशन तो है फंक्शन, लेकिन एक्सक्रीशन करनी किस चीज की है, ऑब्वियसली यूरिन की करनी है। ठीक है, यूरिन की एक्सक्रीशन करनी है तो यूरिन को बनना भी तो चाहिए ना, पहले यूरिन फॉर्म होगा तब तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेस हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन विच यूरिन इज फॉर्म्ड। First step is ultrafiltration and second step is reabsorption. Okay, so let's discuss about, first of all in this slide we will discuss about ultrafiltration only. Okay, so देखिए ultrafiltration नाम से ही पता चल रहा है ultrafiltration क्या होगी, कोई चीज फिल्टर हो रही होगी, पास आउट हो रही होगी। As I have already told you कि जैसे देखिए क्या होता है, ये Bowman's capsule है and this is the glomerulus. So the Bowman's capsule plus glomerulus, these both combinedly called Malpighian corpuscle. Malpighian corpuscle इनको कहा जाता है, Bowman's capsule plus glomerulus, इतने से पार्ट को कंबाइन करके हम Malpighian corpuscle कहते हैं। So this is the Malpighian corpuscle I have drawn here. Okay, this is the glomerulus, you can see the tuft of the capillaries. This is a cup shaped structure, this is the Bowman's capsule and this part is afferent arteriole. Afferent क्या होता है, which is incoming, जो अंदर आ रहा है। Afferent means incoming and efferent means outgoing, जो बाहर जा रहा है Bowman's capsule से, जो अंदर आ रहा है afferent and this is efferent। अब देखिए क्या होता है ना कि आ क्या रहा है अंदर, ब्लड, क्यों, क्योंकि आर्टरी है ना, आर्टरी और वेन से क्या आती है, हमेशा ब्लड आएगा, यूरिन थोड़ा ना आएगा, यूरिन अभी बना ही नहीं है, यूरिन का फॉर्मेशन तो हम पढ़ रहे हैं। यूरिन बेसिकली बनता कैसे है, द इनिशियल सब्सटेंस फॉर यूरिन फॉर्मेशन इज द ब्लड। ठीक है, ब्लड से यूरिन बनना है। यहाँ पर रीनल आर्टरी होती है, वी हैव लर्नड ACV रूल, है ना, आर्टरी होगी उससे कैपिलरीज बनेंगे एंड देन वेन्स। ठीक है, सो देखिए आर्टरी थी, आर्टरी ने ये सब बनाया एंड ये सब हुआ। ओके, अब देखिए होगा क्या यहाँ पर बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में, कि जैसे जो ब्लड है वो जब यहाँ आता है, ब्लड जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जो ये ग्लोमेरुलस वाला एरिया है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस वाला एरिया है, ये वाला स्पेशली जो इफरेंट के नजदीक है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस वाले एरिया पे प्रेशर कम होता है, ये जो एफरेंट के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नैरो चीज होती है, पतली चीज है ना, कोई पतली पाइप है उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर खुली पाइप होगी, चौड़ी पाइप होगी, उसमें प्रेशर डालने की जरूरत नहीं होगी, उससे चीज आसानी से पास करेगी। प्रेशर ज्यादा कहाँ होता है, जहां नैरो चीज होती है। इसलिए ये जो एरिया है इफरेंट आर्टेरियोल के आसपास वाला ग्लोमेरुलस का, यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है एंड दैट प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जो किसी भी रेस्टिंग लिक्विड पर लगता है, कि लिक्विड अभी इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, या सिंपली आप बोलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन जो किसी लिक्विड पर अप्लाई हो रहा है। सो व्हाट इज द लिक्विड इन दिस केस, इन दिस केस द लिक्विड इज द ब्लड। ओके, अब देखिए क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल बहुत पतले हैं, जो ब्लड इन पे जा रहा है वो नीचे को प्रेशर लगा रहा है, सो मच प्रेशर। जितना दबाव पड़ेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, इफरेंट आर नैरोर एंड दीज आर वाइड, हेंस द प्रेशर इज क्रिएटिंग। व्हाट इज द रीजन फॉर प्रेशर क्रिएशन, दिस इज द रीजन, नैरो एंड वाइडनेस। ओके, जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो जो ब्लड है वो नीचे की तरफ पास करना शुरू होगा। ओके, ब्लड क्या करेगा, नीचे की तरफ को पास करेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट मीन जो लिक्विड कंटेंट होता है वो ज्यादा पास करेगा, लेकिन सॉलिड जो होगा, बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉलिड है, वो चीजें पास नहीं करेंगी, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स जो पानी पर लग रहा है तो ऑब्वियसली लिक्विड चीजें पास करेंगी। सो जो भी इस ग्लोमेरुलस से पास कर जाता है, जो चीज भी इस ग्लोमेरुलस से पास करेगी, दैट थिंग इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पास क्यों करती है, क्योंकि एक्चुअली बॉमन्स कैप्सूल और ये जो ग्लोमेरुलर, बॉमन्स कैप्सूल में कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स, छोटे 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 पोर्स होते हैं, दैट पोर्स एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड दोज पोर्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। ठीक है, जैसे पास कर गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाम दे देंगे, जो भी चीज पास करेगी कहां एंटर करेगी, क्या होता है इसके बाद वाला पार्ट, फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज PCT, मींस फर्स्ट रीनल ट्यूब्यूल में ये फिल्ट्रेट पास कर गया। ठीक है, इतना प्रोसेस आया समझ। अब ये जो फिल्ट्रेट पास करता है ना, इसमें भी मैंने कहा कि लिक्विड कंटेंट तो सारा पास कर रहा है। ब्लड का जो लिक्विड कंटेंट, ब्लड कैसा होता है,
कुछ लोगों का ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, दैट मीन्स उसमें सॉलिड कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल ब्लड से। कुछ लोगों का ब्लड बहुत पतला होता है, दैट मीन्स उसमें लिक्विड कंटेंट ही ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ब्लड में भी दो तरह की चीज़ें, एक होती है पतली चीज़ें, एक होती है थोड़ी थिक चीज़ें, ठीक है। सो जो जितना लिक्विड पार्ट है वो तो सारा इस फिल्ट्रेट में पास कर जाएगा, जितना भी लिक्विड है वो आसानी से, इतना प्रेशर आएगा ऊपर से, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा कि उसकी वजह से वो पास कर जाएगा। वो लिक्विड पार्ट है क्या जो पास करेगा, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेट की फॉर्म में बाहर आएंगी। लेकिन एक्सेप्ट, एंड दिस एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्या चीज पास नहीं करेगी। सो ये जो प्रोटीन्स, कॉर्पसल्स और कुछ बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो ब्लड में होते हैं वो पास नहीं करेंगे। कॉर्पसल्स क्या होते हैं, कॉर्पस मीन्स आपके सेल्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज अगर यूरिन में पास होने लगेंगे तो आपके बॉडी में सेल्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। बीमारी होती है वो, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएंगे प्रोटीन्स अगर पास करेंगी तो, ठीक है। प्रोटीन्स नहीं पास करनी चाहिए, है ना। कॉर्पसेस अगर पास करेंगे तो एनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। सो ये सारी चीजें पास नहीं करेंगी और ये सारी चीजें पास करेंगी, दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। अगर ये पास करने लग जाए देन दैट इज द एबनॉर्मेलिटी, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के निकला इस बोमन्स कैप्सूल से, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। सेकेंड स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट इज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखिए रीएब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज द सेकेंड स्टेप, ओके, इन यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है ये, इसमें भी फर्दर दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मेनली इसका जो स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन के अंदर, दैट इज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड सेकंड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। इसको हम अलग भी ले सकते हैं, इसके अंदर ले लीजिए चाहे, ठीक है। बट सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज द मेन मेजर स्टेप टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए जैसे कि आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, जो ये सारा प्रोसीजर था जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बना है। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एज आई हैव टोल्ड यू कि लिक्विड कंटेंट ही पास करेगा और बाकी सारा जो सॉलिड थे, प्रोटीन्स वगैरह, वो कहां से पास आउट दोबारा कर जाएंगे, इफेरेंट आर्टीरियोल से। ये जो इफेरेंट देखिए जो लिक्विड कंटेंट था वो नीचे आ गया, जो भी प्रोटीन्स और कॉर्पसल्स बचे थे वो दोबारा से इफेरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे अपना पाथवे, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, क्योंकि इसमें लिक्विड चीजें ज्यादा है, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मीन्स पतला होगा, लिक्विड ज्यादा है, तो ये जितना नॉर्मल ब्लड डाइल्यूट होना चाहिए, पतला होना चाहिए, उससे बेहद पतला हो जाएगा ये ब्लड, है ना। वी ऑल नो कि ये जो टिब्यूल्स में पास कर रहा है ये कोई यूरिन तो है नहीं, दिस इज द ब्लड, यूरिन तो बनना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा, इसको इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे लाना पड़ेगा ना। ब्लड का भी एक नॉर्मल गाढ़ापन होना ही चाहिए, बहुत पतला खून होना इज ऑल्सो डिजीज, ठीक है। सो उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। अब बॉडी कैसे उसको नॉर्मलाइज करती है कि जितने भी वो जो लिक्विड पास हुआ ना, ठीक है, लिक्विड पास हो रहा है, उसमें जितने भी काम की चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या पास हो रहा था उसमें, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम, है ना, अमाइनो एसिड्स। तो यूजुअली ये जो यूरिया है ये तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारा, तो इसने तो बाहर जाना ही जाना है। लेकिन ये जो सोडियम, ग्लूकोज जैसी चीजें हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द एनर्जी सोर्स, तो इनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व करेंगे अगर इनको हम दोबारा दैट मीन्स किडनी क्या करेगी, ये जो रीनल टिब्यूल है ये इसको दोबारा से रीएब्जॉर्व करेगा, है ना। पहले के रीएब्जॉर्व क्यों बोला हमने, एब्जॉर्व क्यों नहीं बोला, क्योंकि पहले किडनी ने एब्जॉर्व किया, बना किडनी में, फिर दोबारा से उसको किडनी बाहर निकालने लग पड़ी, है ना। देन अगेन दोबारा उसको लगा कि हमें इसको रीएब्जॉर्व करने की जरूरत है। सो अब यूजेबल काम की जो चीजें उनको दोबारा से रीएब्जॉर्व किया किडनी के टिब्यूल्स ने, सेल्स ने रीएब्जॉर्व किया बेसिकली, ठीक है। और जो फालतू की चीजें थी वो उसमें रहने दी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर। वाटर को रीएब्जॉर्व किया, वाटर बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रहा था, लिक्विड पार्ट ही आया था ना, तो वाटर तो बॉडी के लिए हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दोबारा से इतना, अब देखिए ये जो रीएब्जॉर्प्शन होगी ये कुछ सीमा, एक लिमिट तक होगी, अप टू लिमिट। बेहद रीएब्जॉर्प्शन करा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, एक कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ब्लड में सॉल्यूट बहुत गाढ़ा ब्लड हो जाएगा। हमें गाढ़ा ब्लड भी नहीं चाहिए, हमें पतला भी नहीं चाहिए, वी ओनली नीड अ प्रॉपर बैलेंस्ड ब्लड, ठीक है। सो टू नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, हम इतना इसको रीएब्जॉर्व करेंगे कि ब्लड की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, ज्यादा पतला भी ना रहे ब्लड और ज्यादा गाढ़ा भी ना रहे, ठीक है। सो ये होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोला,
क्योंकि सारी जितनी चीजें मैंने बाहर निकाली मैंने सबको दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं कराया बॉडी में, बॉडी ने सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब नहीं किया, यूरिया बाहर निकल गया और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, सिलेक्टिव चीजें जो काम की थी वही रीअब्जॉर्ब हुई। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स हैं उन्होंने कुछ सिक्रेट करना है ना। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। पीसीटी में तो ये वाला प्रोसेस हो गया, बात यहां पर जो होगी दैट इज अबाउट डीसीटी, ठीक है। होगा क्या, देखिए कि ये जो पोटेशियम आइंस होते हैं और कुछ और फॉरेन केमिकल्स होते हैं जैसे पेंसिलिन वगैरह, जिन लोगों ने ऑलरेडी ड्रग इनटेक करके रखा होता है, ठीक है, तो वो सारे जो चीजें हैं वो किडनी में सेल्स ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब की होती हैं। अगर आप पेंसिलिन खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन सेल्स में ऑलरेडी होगा, तो किडनी जो है वो इन चीजों को सिक्रीट करती है, जो ट्यूब्यूल्स हैं जैसे कि डीसीटी, ये डीसीटी जो है वो इन पोटेशियम आइंस और इन केमिकल्स को सिक्रेट करती है, ठीक है। और ये भी फर्दर क्या होंगे, फिर यूरिन में पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली डीसीटी में जैसे ही पहुंचेगा तो यूरिन आपको मिलेगा वहां पर। बॉमन्स कैप्सूल में यूरिन नहीं होता है, वहां पर ब्लड है। पीसीटी में भी क्या है, पीसीटी में जो है वो भी ब्लड मिक्स है, आधा ब्लड है, यूरिन अभी बना नहीं है। जैसे ही हेनलीज लूप में पहुंचते हैं और अल्टीमेटली डीसीटी में कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो नाउ यूरिन बना कैसे, पता कैसे चलेगा, द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर दिस, कि जो फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के बाद बचा है ना, यहां पे ये जो मैंने कहा ना कि नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड आ गई और फिर जो मटेरियल बाहर आने लगा दैट इज यूरिन, okay, so in this way urine formation take place in the body of humans. Today's lecture we will discuss about properties of urine, okay, physical properties of urine basically. So first of all we will discuss about color, ठीक है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें विजुअलाइज हो रही हैं प्रैक्टिकली, जिनको परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द कलर, ऑब्वियसली एवरीवन कैन सी देयर यूरिन कलर, ओके, इट इज मोस्टली क्लियर येलो, ओके, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डाइट व्हाट यू आर टेकिंग, ओके। ज्यादा टर्मेरिक रिच डाइट लेंगे सो इट मे बी मोर येलोइश, ओके, और एंड अगर आप कुछ बहुत लिक्विड डाइट ले रहे हैं सो इट मे बी पेल येलो, ओके। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज 1 to 1.5 लीटर पर डे। इतना यूरिन एक दिन में पर्सन निकालता है, बट इट में वेरी कर सकता है ना, इतना नॉर्मल है। सपोज कीजिए किसी ने बहुत ज्यादा पानी पिया है तो वो वॉल्यूम ज्यादा होगा यूरिन के एक्सक्रीट आउट होने का, ओके। नेक्स्ट इज पीएच। पीएच की अगर बात करें तो यूरिन का पीएच जो है वो यूजुअली रेंज करता है बिटवीन 5 to 8, ओके, बट यूजुअली क्या होता है, अगर इनमें से भी एक स्पेसिफिक रेंज देखी जाए तो इट इज यूजुअली 6 का मतलब है स्लाइटली एसिडिक, मीन्स लेस देन 7 है ना, न्यूट्रल से थोड़ा सा कम, दैट मीन्स स्लाइटली एसिडिक होता है। बट स्टिल जो पीएच है इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन डाइट यू आर टेकिंग, ओके। इफ अ पर्सन टेक प्रोटीन रिच डाइट देन द यूरिन इज एसिडिक, and if vegetable rich diet is taken by the person then the pH is alkaline. Alkaline means हल्का सा 7 और 8 के बीच में आप बोल सकते हो, ठीक है, ये 7 से 7.5 के बीच में। ऑर्डर कैसा होता है, ऑर्डर इज स्ट्रॉन्ग होता जाता है ऑर्डर। आप देखेंगे जैसे क्या होता है ना, एकदम आपको यूरिन आया, सपोज कीजिए यूरिन सर्ज आया, मैक्चुरेशन प्रोसेस होने की मतलब सर्ज आई आपको एकदम से, ठीक है। सो क्या होगा कि जैसे ही वो अर्ज आ रही है, एक ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, उसी टाइम अगर रिलीज आउट कर दें तो स्मेल इतना गंदा भी नहीं होता है। लेकिन फाउल स्मेल और स्ट्रॉन्ग एमोनिकल स्मेल कब आएगा, जब लंबे समय से यूरिन को स्टोर करके रखेंगे, कुछ देर के लिए स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, तो उसमें एक एमोनिकल स्मेल होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिविटी, ओके। सो एमोनिकल ऑर्डर। Next, specific gravity, it is between 1.003 to 1.035. It is experimentally determined value, okay. So these are all about the physical properties of the urine, okay.